हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, छ ध्वनि जो है ना, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो संयुक्त वर्ण की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि छा हो गया, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं जैसे कि छोटा आ, फिर हो गया आपका छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद री, ये हो गए आपके मूल स्वर। ठीक है। अगर मैं घोष वर्ण की बात करूं तो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, सरल शब्दों में समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि गा से गमला, घ, ड, जा, झ, इया, डा से डलिया ढक्कन, ड़ा खाली, द, धा, न, बा, भा, मा, या, रा, ला और बा, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो अघोष व्यंजन की अगर मैं बात करूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती है। तो देखिए, घोष वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होती है, या गले में कंपन से गूंज होती है, ये भी कह सकते हैं, गले में कंपन होती है। और अघोष वर्ण की बात करूं, जिन वर्णों के उच्चारण में गले से कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि का हो गया, खा हो गया, चा हो गया, छा से छाता, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ये आपके अघोष व्यंजन हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तालुब वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालुब वर्ण, देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तालुब वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, तालुब वर्ण जैसे कि छोटी ई, चा हो गया, छा, जा, झा, या हो गया जैसे कि, और शा हो गया, शा, ये आपके तालुब वर्ण होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, विवाहरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और विवाहरी जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए, सारी पीडीएफ मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, सारी पीडीएफ बिल्कुल मैं आपको निःशुल्क में देता हूँ। अगर कोई भी आपको अगर 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की अगर पीडीएफ आपको लोगों देता है अगर आप लोगों को, तो आप लोगों के से 200 से 300 रुपये वसूला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। आप सिर्फ लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न क्या है कि पंकज में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुपर्याय समास या द्वंद्व समास? पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ, एक चवन्नी में मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, एक लाइक की। एक लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो।
अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और पीडीएफ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, देखिए एक पीडीएफ बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है, तब जाकर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ। और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने में बहुत समय लग जाता है। छाँट छट कर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जब भी आपसे ये ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएँ तो सबसे पहले आप समास विग्रह कर लीजिए। पंकज का समास विग्रह क्या होता है? कीचड़ में उगता जो कमल है, और कमल पर कौन बैठती हैं? सरस्वती माँ। बैठने का स्थान किसका है? सरस्वती माँ का है, लक्ष्मी जी का है। तो इन दोनों देवियों को भगवान की उपाधि दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका होता है बहुप्रिय समास, इसलिए ये पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति या अत्य? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो जब आप अत्याचार को तोड़ेंगे तो इसका अगर आप मान लीजिए संधि विच्छेद कर भी लीजिए, आप मान लीजिए तो इसका संधि किसका क्या होती है? अति धन आचार। तो स्टार्टिंग का शब्द लेना, तो अति कहाँ पर है? अति ये रहा, तो शुरुआत का शब्द लेना है आपको। तो और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इतना आपको नहीं करना है, मन में सोच लेना कि अति, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन बिल्कुल है, न्यू पैटर्न पर आधारित। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या उभयवाच्य? अब देखिए राम आम खाता है, तो राम आम खा रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, यानी आम को खा रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा कृतवाच्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, कृतवाच्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को, अब देखिए कर्म में भी को आ रहा है और संप्रदान में भी को के आ रहा है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, क्योंकि कर्म में भी को शून्य आ रहा है और संप्रदान में भी को के लिए आ रहा है। अब देखिए यहां पर जो आपका आंसर वैसे जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्यों जाएगा वो भी समझ लीजिए आप लोग। इसलिए जाएगा क्योंकि कर्ता ने कर्म को शून्य, क्योंकि को में जो है वो शून्य आ गया है, इसलिए कर्म तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, को आ गया, फिर इसके बाद के आ गया, को के लिए, तो को दिया जा रहा है को। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कर्ता ने कर्म को, क्योंकि कर्म में भी को आ रहा है लेकिन इसमें शून्य हो गया, इसलिए कर्म तो होगा नहीं आंसर। संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में आ रहा है, तो संप्रदान कारक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर अक्सर एक प्रश्न पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों वकील जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? अजब हुआ, अजीब हुआ, अमीर हुआ, शक्ल, असर, अल्लाह, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा। ये सभी शब्द जो है ना ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फारसी भाषा के शब्द की अगर मैं बात करूं तो फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? जंग, जहर, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, जिगर, तमाशा, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, दिलेर, दवा, नामर्द, नापसंद। ये आपके जो हैं फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तुर्की भाषा के शब्द की, तो तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? मुगल हुआ, उर्दू हुआ, काबू, कालीन, कैंची, कुली, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश। ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हो जाते हैं।
अगर मैं पुर्तगाली भाषा के शब्द की बात करूं तो पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? आलपिन, अलवारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तम्बाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, ये होते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पत्रकार में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय है? पत्रकार में कौन सा समास होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पत्रकार, अब पत्र अलग है, पत्र का कार, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, पत्रकार, पत्र का कार, पत्र अलग है, कार अलग है, ऐसे भी पचा सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बना। तो जब भी ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाए आपसे तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। उल्लंघन का संधि विच्छेद उत्धन लंघन, उत्धन लंघन। तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो ता में आपको हलंत दिख रहा होगा ये वाला, इसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। क्या होता है? विधन अर्थ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा आ, तो छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या बना? या से यज्ञ बन गया, या से या बन गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यर्थ में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो व्यर्थ में प्रयुक्त संधि हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया वचन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। किस एक वाक्य में क्रिया वचन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है? वह आम खाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस क्लास को वॉच कर रहे हो आप लोग, इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। अब देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अर्थ, मुहावरा, लोक त्रुटि, तीनों चीज़ें जो है वो एक ही होती हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुपर्याय समास? अब देखिए अकाल अलग है, पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? अकाल पीड़ित। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। अब देखिए अकाल से पीड़ित, ऐसे भी कह सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संपादान के लिए अपादान से, ऐसे भी इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो से आ रहा है अपादान से। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या इसमें होगा, तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ओ और इसको मान लिया जाएगा ए। तो छोटा ऊ प्लस ए मिलकर क्या बना? वाह बना। वाह किस में आता है नियम के अनुसार? यण संधि में। तो अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अव्यक्ति। चक्रपाणी जो है ना, ये आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए दो तरीके मैं आपको बताऊंगा योग ऋण शब्द को पहचानने के लिए। पहला तरीका यह है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कि जिस शब्द में भगवान के नाम आ जाएं वो आपके योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर हुआ, दशानन हुआ, प्रसिद्ध व्यक्ति और भगवान, यानी कि आप इसमें बहुपर्याय समास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दशानन हुआ, रावण हुआ, पंकज हुआ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नीलकंठ हुआ जैसे कि, तो ये सभी जो हैं योग ऋण शब्द होते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। छोटा तरीका मैंने आपको बताया है पहचानने का। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं, गोबर, गाय या गोधन। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब जब आप गोधूम को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा हिंदी में? तो देखिए, गोधूम को क्या कहते हैं हिंदी में? गेहूं कहते हैं। तो गेहूं जो है आपका एक तद्भव शब्द हो जाए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए, तत्लीन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग विच्छेद क्या होगा? तत् धन लीन, तत् धन लीन उपसर्ग स्टार्टिंग का शब्द। और तत्लीन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। चक्रपाणी जो है ना, ये विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि शंकर जी के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। महादेव हुआ, पशुपति हुआ, शंकर हुआ, ये शिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ना कि चक्रपाणी के लिए। चक्र है जो पाणी में जिनके, यानी उंगली में, भगवान विष्णु के। देखिए प्रश्न आ गया, कारक के भेद कितने होते हैं? 5, 6, 8 या 7। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान किया। ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में जरूर काम में आता है। देखिए, प्रश्नों के सभी प्रश्नों के जवाब हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है जारी कर रख सकते हैं, और जो भी आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, आप करते हैं या नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन? आचार्य केशवदास, सूरदास, रहीम या तुलसीदास? तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, सूरदास की बात करूं अगर मैं, तो सूरदास को अष्टछाप का जाज कहा जाता है। अगर जब भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अष्टछाप का जाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के कवि थे। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, और इनकी भाषा ब्रज भाषा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। देखिए, सूरदास पर प्रश्न आ गया है। देखिए, सूरदास प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास का एक पात्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 24 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जाती है, जिसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न क्या है? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार खाली स्थान क्या? यहाँ पर क्या आएगा? भौतिक, पदार्थवादी, निरिष्टवादी या विभाजन? दृष्टि का आधार भौतिक है, तो यहाँ पर भौतिक आ जाएगा खाली स्थान पर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो स्वच्छ का अगर आप उल्टा करेंगे, यानी इसका विलोम शब्द करेंगे, तो दूषित हो जाता है। विलोम शब्द भी कर सकते हैं और आप इस खाली स्थान को भर भी सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। अब यहाँ पर तो परतंत्रता तो आएगा नहीं, परतंत्रता थोड़ी आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, परतंत्रता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो। एक ट्रिक मैंने आपको यह बताई, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। ये ट्रिक मैंने आपको कल ही बताई थी, शायद आपको याद हो। तो ये पूछा जाए, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या दिगु। अब यथा स्टार्टिंग का शब्द देख लिया, यथा दिया, देखिए यथा दिया, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव समास का उदाहरण।
यथा, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अवयव समास या फिर द्वंद्व समास? तो तरीका मैंने आपको अभी बताया था, एक बार नहीं दो बार तरीके मैं आपको बता चुका हूं। मुंह को तोड़, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, मुंह को तोड़ ऐसे भी पचा सकते हैं और ऐसे भी पचा सकते हैं। मुंह अलग है, तोड़ अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? मुंह तोड़। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अवयव समास या फिर द्वंद्व समास? अब आपको दिख रहा होगा पाप और पुण्य के बीच में एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा आपको। तो जहां पर योजक चिन्ह होता है तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर, जब आप इसकी दिगंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वह विपर्य समास होता है। सबसे पहले आप दिगंबर की दिगंबर का समास विग्रह कर लीजिए। इसका समास विग्रह क्या होगा? दिशा ही जिसका अंबर अर्थात वस्त्र। तो चारों दिशाओं की पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म में, चारों दिशाओं की पूजा की जाती है, पानी की हो या पेड़ की हो, जैसे कि पेड़ में बरगद आ गया उसकी भी पूजा की जाती है। तो ये भगवान के नाम में आ गया कि दिशा ही जिसका अंबर अर्थात की वस्त्र दिगंबर। तो दिगंबर में प्रीत समास कौन सा होगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 31 निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाना है। व्यवहारिक, तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो व्यवहारिक को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, व्यवहारिक अगर आप लोग लिखते हैं ना तो व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अच्छा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उज्ज्वल को लिखने का तरीका क्या है, वैसे तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। उज्ज्वल ऐसे कहाँ लिखा जाता है? बताइए, आप ही बताइए, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा? तो ये चारों ही गलत है। उज्ज्वल को लिखने का जो तरीका है ना, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। ऐसे तो राइट आंसर तो आप जा रहा है आपका डी ऑप्शन की ओर। वैसे उज्ज्वल ये जो है ये बिल्कुल 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 गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर आपको ये बताना उपयुक्त होगा, उपरोक्त होगा या उपयुक्त होगा, क्या होगा? चूज कीजिए आंसर आप लोग। अब देखिए, उपरोक्त होता है तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 32 से 34 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है आपको। जैसे कि प्रश्न है गाइस कि घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाना इसका मुहावरा क्या होता है? खुशी मनाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33वां प्रश्न, सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना, तो सिर चढ़ाना इसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि अपने बच्चों को सिर पर ज़्यादा ही कुछ चढ़ाना, यानी बहुत आज़ादी देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? आम और गुठलियाँ खरीदना जिसमें लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठलियों को बेचना जिसमें सब हानि ही हानि हो। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? जिसमें लाभ ही लाभ हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26 या फिर 28? देखिए, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरिगीतिका कैसा छंद है, एग्जाम से मगर आपसे पूछा जाए कि हरिगीतिका कैसा छंद है, तो हरिगीतिका जो है ना ये एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं। 28 तो ऑप्शन में आपका है, तो 28 जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा 36वां प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही किसे कहा गया? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण स्वर संधि? सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। निष्फल की संधि क्या होती है? नी धन फल, नी धन फल। और पूछा क्या जा रहा है, निष्फल में कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा? तो निष्फल में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अब जब सबसे पहले आप कंठ से बोले वाले जाने वाले उच्चारण देख लीजिए, जैसे कि का हो गया, का, खा, गा और घा। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि टा, ठा, डा और ड़ा। ये तो हो गए आपके मूर्धा से। तालु से चा, छा, जा, झा और इया। अगर मैं दंतोष्ठ की बात करूं तो दंतोष्ठ से पा, फा, भा, पा, फा, भा, वा और मा। ये हो गए आपके दंतोष्ठ वर्ण। ये पूछा क्या जा रहा है कि छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है। क्यों गलत है वो भी जान लीजिए। छोटा ऊ जो है ना ये होठ से बोला जाता है, होठ से, ओष्ठ से, होठ, होठ, छोटा ऊ से, ठीक है, होठ से बोला जाता है। तो ये प्रश्न जो है पूर्ण रूप से गलत है वैसे देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा आकाशदीप किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या यशपाल? आकाशदीप जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या नाटक? अंधा युग किस प्रकार की रचना? तो अंधा युग जो है ना गाइस ये काव्य नाटक की रचना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत महादेवी वर्मा एवं जयशंकर प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका जो है ना गाइस ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है यदि अ, ओ, अ, औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अ, अब, आ, आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि? तो ये कहलाती है यण स्वर संधि। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 46 दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्दों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनना है आपको। किसान धरती का मातृव्रत सम्मान करता है। किसान धरती का मातृव्रत सम्मान करता है। तरुणी, भार्या, रजनी या वसुधा। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये कह सकते हैं समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? वसुधा हो जाएगा धरती का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। सुसरी होगा, सरिता होगा, देव नदी होगा या सुरभि होगा? सरिता कह सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर जाएगा आपका वी ऑप्शन के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
अनिल होगा, झंझावात होगा, आंधी या चक्रवात। इसे आप आंधी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सर, सरोवर, स्वर्ण, सोना। इसमें होगा स्वर्ण होता है, ना कि स्वर्ण होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं होगा, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? पेट में दाढ़ी, अदृश्य शत्रु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गिराना किस प्रकार की क्रिया? यौगिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? गिराना जो है ना, ये एक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या दिन? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो है ना गाइस, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए आप कि आपको क्लास कैसी लगती है हमारी हिंदी की। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट में, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है।